बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात उन तमाम लोगों के लिए जो ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं। सो परेशानी कुछ ही देर के लिए होती है। हर अल्लाह ताला का वादा है ये कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जो हैं वो दुआ करें, इंशाल्लाह जो परेशान हैं उनके लिए अच्छा वक्त आएगा। आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के दिलों की धड़कनें इस वक्त मुझे अपनी दिलों की धड़कनें याद आ रही हैं। जब रिजल्ट आया था तो हमारे वक्त में गज़ट आया करता था और वो उसमें पैसे दे कर बताते थे। फिर वो कुछ जमीयत के और MSF के लोग जो थे वो टेंट लगाया करते जहाँ फ्री रिजल्ट मालूम किया जा सकता था। लेकिन जो जनरल स्टोर्स पे और बुक स्टॉल्स पे जो आते थे वो पैसे लेके कोई 1 रुपये 8 आने, कोई 4 आने, कोई 1.5 रुपये इस तरह के लेते थे। तो मेरे पास दोस्त आए तो मैंने कहा भाई मुझे अपना रिज़ल्ट पता है, आप जाओ। तो खौफ इतना था कि जाके कौन जाके देखेगा और क्या उसमें रिजल्ट। मुझे तो लगता था कि मैं हूँ ही फेल। अच्छा, वो जब दोस्त वापस आए तो उनमें से 2-1 तो पास थे, एक आध की कंपार्ट थी। तो इस तरह से वो मिले जुले तासरात थे। दोस्त पास हो गए और इतने नंबर आ गए और टेंशन। मैं अंदरून शहर वाले घर में ऊपर से देख रहा था तो नीचे से उन्होंने कहा कि तू पास है। अच्छा, मुझे फिर भी यकीन नहीं आया और मैंने नीचे जाके उनसे कोई खुशी से मिला मुला नहीं हूँ। मैंने कहा यार छोड़ो यार, जो रिजल्ट आएगा देख। नहीं तू पास। मैं कहा यार छोड़ दो यार, मेरा जो रिजल्ट है ना चल दो। यानी घर दे नीचे खप ना पाओ। मेरा मतलब ये था, फैंटी तो लगनी थी जो भी होना था, लेकिन वो दिलों की धड़कन जो है वो आज भी उसी तरह से तेज़ है। मेरी फैमिली में भी एक बच्चे के मैट्रिक का रिजल्ट आ जाए तो जो ग्रुप है उसमें घड़ियाँ गिनी जा रही हैं, 1 2 3 4। तो उस बेचारे की दिलों की धड़कन तो तेज़ होगी। वकास, मैं जब अभी आ रहा था तो हमारी एक रिपोर्टर की तो वो मोबाइल पे ना चेक कर रही थी, तो साथ में उसने रोल नंबर स्लिप पकड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा कहीं पेपर देने जाना है? कहती नहीं, मेरी सिस्टर का रिजल्ट है। अच्छा। तो ये सिर्फ जिसने एग्ज़ाम दिया उसकी दिलों की धड़कन तेज़ नहीं होती, बल्कि जो उससे उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं ना, मतलब बाप समझ होता है बेटी डॉक्टर बनेगी, माँ कहती है कि साइंटिस्ट बनेगी, बेटी बेशक आर्टिस्ट बनना चाह रही हो, तो ये सारे लोग भी उसके साथ ऐसे ही होते हैं। तो बहुत मुबारक जो बच्चे पास हो गए हैं, जो 1,74,000 उम्मीदवार जो नहीं हो सके कामयाब हुए उनको बहुत बहुत मुबारक। और जो नहीं हो सके एफर्ट करें, ये तो आप दोबारा भी एग्जाम कर सकते हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिंगल अटेम्प्ट तो नहीं है, आप दोबारा से एफर्ट करें। लेकिन ये CSS से बड़ा इम्तिहान होता है। आमिर भाई वाकई आपने सही कहा, ये मैट्रिक का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्तिहान यही आता है। जिंदगी में 2 इम्तिहान है, जब आपको मौलवी पूछे कि कबूल है वो वाला और दूसरा ये मैट्रिक वाला। 2 इम्तिहान बहुत बड़े हैं। कामयाब है। नहीं मैंने कहा 2 इम्तिहान। अच्छा, पहले वाले में तो आपके पास ऑप्शन होते हैं ना। आमिर भाई, दानिश स्कूल की तरफ में आना चाहूंगी। दानिश स्कूल का बच्चा जो उसने टॉप किया है, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि एजुकेशन पे क्या काम हुआ, तो क्योंकि मैं दानिश स्कूल को खुद भी देख चुका हूँ और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके वालिदैन शायद बेचारे फीस तो क्या खाना खाने के भी काबिल नहीं होते। सही। और दाखिला सिर्फ मेरिट पे दिया जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि अगर चंद दानिश स्कूल, अब ये देखें मियाँ वाली की एक तहसील है छोटी सी पिपला, लोगों को नाम अब पता चला होगा, पिपला तहसील है, उसका एक बच्चा जो है दानिश स्कूल में पढ़कर उसने टॉप किया है। तो इसका मतलब है कि टैलेंट उस गरीब घर के अंदर भी था जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत थी। ये शहबाज शरीफ साहब का ऐसा इकदाम था जिसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। दानिश स्कूल पर बेपनाह तनकीद की थी। मैं उस वक्त भी कहता था गरीब के बच्चे को पढ़ने दो, क्या जाता तुम्हारा, बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है ना। और उसमें उसको कुछ स्टेपन भी मिलता था, साथ पैसे भी मिलते थे, खाना भी मिलता था, न्यूट्रिशन भी उसकी पूरी रखी जाती थी। उसकी ट्रेनिंग आपके बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से अच्छी थी। HSN कॉलेज के लेवल की ट्रेनिंग है वहाँ। तो मैंने आज उसने साबित कर दिया कि दानिश स्कूल बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आएंगे अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। बैक पहली खबर की तरफ आएंगे। 4 अरब 70 करोड़ का नुकसान, नैब ने रिकॉर्ड मांग लिया। लेस्को का मेगा स्कैंडल, मतलब लेस्को के पास तो और कुछ रह ही नहीं गया मेरे ख्याल से। आमिर भाई काफी नाम बनाते चले जा रहे हैं। छोटा सा स्कैंडल पकड़ लिया, मतलब बिल्कुल ये यहाँ तो 400 खरब का स्कैंडल होता ना तो मैं मान जाता कि लेस्को ने किया हुआ है। 4 अरब तो उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीनट है। ये अभी जो बिलों का मसला है जिसमें वो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल किया है, उसमें अरबों रुपए है। ये 4 अरब रुपया तो कुछ भी नहीं है, और वो भी 2020 से लेकर 2024 तक, यानी 4 सालों में 4 अरब रुपया तो
मेरा ख्याल है ये एक लाइनमैन के और एक्सियन के मिलकर पैसे बनते होंगे। तो यहाँ लेस्को पूरे का पूरा है, जिसके पास उकाड़ा है, ननकाना है, इंडस्ट्रीज हैं, शेखुपुरा है, लाहौर है। ये किस तरह का ये जिस एसडीओ को मार पड़ी थी उसकी स्टोरी आपको पता चल गई कि नहीं? जी बिल्कुल। कि वो लेन देन का मामला था, उसके 2.5 करोड़ रुपए बचाने के लिए 36 लाख में डील हुई थी, 33 लाख में डील हुई थी, 20 लाख उसने दे दिए, 13 लाख को बीच का वो जो ड्राइवर था वो ले गया। एसडीओ साहब उस पर झगड़ा करने गए कि मेरे 13 लाख में से 10 लाख मेरे थे, 3 लाख ड्राइवर के थे, उस पर फेंटी लगी। और इसका कितनी खप डालेगी जी, एसडीओ को मार दिया जी, एसडीओ को पैसे लेने गए थे एसडीओ साहब वहाँ पे। स्टोरी को डिग आउट करें, ये एक स्टोरी नहीं है, ये कोई नैब का मामला नहीं है। ये आप सिर्फ ये देखें कि वो इस स्टोरी के अंदर एक कहानी जो है वो ये है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको डिफ़ॉल्टर ज़ाहिर करके उनको उतने यूनिट्स दिए गए जितने यूनिट्स मतलब आपने इस्तेमाल भी नहीं किए होंगे, आम आदमी ने इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अरबों खरबों रुपए का ये मामला है और इसको इस तरह से जाने देना, मेरा ख्याल है ना कोर्ट इस पर स्टे दे, बाकी कोर्ट का मामला कोर्ट जाने। लेकिन हम ये एज ए आवाम ये मुतालबा करते हैं कि जो जो इसका ज़िम्मेदार है, चाहे वो मौजूदा लेस्को चीफ़ है, चाहे साबिक लेस्को चीफ़ है, चाहे कोई रेवेन्यू का बंदा है, जो भी है, जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको डिग आउट करते चले जाएं। ये 4 अरब 400 खरब बनेगा और ये पिछले 4 साल का नहीं, पिछले 10 साल का, लेकिन पहले 4 साल का। मनपसंद सारिफीन को फ़ायदा पहुँचाने, मनपसंद सारिफीन वही है जी जो पैसे देते हैं। अच्छा, ये दिल पसंद भी वही है, मन पसंद भी वही है। और वो करते ये हैं कि वो 4 करोड़ की बिजली इस्तेमाल की, फिर वो जो इजाफी यूनिट्स हैं वो बाकी लोगों को, जिस तरह से मुझे इस दफ़ा इन्होंने 7 यूनिट इजाफी डाल के मुझे नॉन प्रोटेक्टेड से निकाल दिया, मैं खुश हो रहा था ना, बिल मेरा कम आता है, तो नॉन प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में डाल दिया। 6 महीने के लिए अब मैं 6 महीने के लिए हर माह जो है 6-7 हज़ार रुपया इजाफी दूंगा। तो अब आपने क्या कोशिश ये जो 6-7 यूनिट है, सुने कहाँ जाए मुझे बताएं। FIA के पास जाएं, डायरेक्टर FIA हमारे पास आए थे। 46 लाख सार्फिन हैं मेपको के, मुल्तान के मैं बात कर रहा हूँ, 46 लाख सार्फिन जिनको प्रोटेक्टेड से निकालकर नॉन प्रोटेक्टेड में डाला है। और कल तर्जमान मेपको का ये बयान था कि ये हमने अवाम की सहूलत के लिए किया है। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपने ये अवाम की सहूलत के लिए किया तो इस अवाम को 10-10 लाख रुपया मजीद क्यों नहीं डाल देते बिलों के अंदर, इनकी सहूलत के लिए मजीद सहूलत दे दें, इनको मजीद सहूलत दें। सही। ये वो कह रहे हैं कि जी ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत हमने कहा जी 30 दिनों की जो रीडिंग, तो भाई वो जो रीडिंग करके तस्वीर लेके गया है वो ओरिजिनल है जो आप सिस्टम में जो डाल देते हैं। मतलब लेट से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कंप्यूटर के नाम पर। ये कंप्यूटर ने ये सिस्टम में आपको 7 यूनिट डाल दी, किसी कंप्यूटर ने नहीं डाले। आप कंप्यूटर में अपना डाटा डालें 46 लाख लोगों का नहीं, 46 करोड़ लोगों का, और उससे कहें कि इसमें से 46 लाख लोगों को निकाल कर आप नॉन प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में डाल दें और इतने लाख लोगों को आप नॉन प्रोटेक्टेड से निकाल कर प्रोटेक्टेड में डाल दें, तो कंप्यूटर आपको विद इन सेकंड्स वो करके दे देगा। सही। अपनी तरफ से वो कोई कमांड नहीं लेगा, वो आप जो उसको कमांड कर रहे होंगे वो करेगा। ये कौन सा सिस्टम है जिसमें गरीब आदमी को 7-7 8-8 यूनिट डालकर आपने 7-7 8-8 क्या लोगों को खैर 100-100 150 यूनिट भी डाला। मेरे साथ ही बैठते हैं, उनको 44 यूनिट डले और उनको नॉन प्रोटेक्टेड से निकाल के नॉन प्रोटेक्टेड में डाला गया। अगले 6 माह वो भी 6 महीने भुगते हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सिर्फ 4 अरब रुपए का घपला है, ये 4 अरब नहीं है, इसको मजीद डिग आउट होना चाहिए। नैब को इस पे क्या करना है वकास? लेस्को को मुबारक हो, वो बच गए हैं। दैट्स इट। पहले जो नैब के केसेस हैं, जो पहले नैब के केसेस हैं, मुझे कोई बता देना कोई एग्जांपल बनाई हो उन्होंने। आपने ओवर बिलिंग का स्कैंडल देखा? नहीं तो फिर इस तरह तो नहीं वकास ही अमल रुकेगा, ये तो फिर होता चला जाएगा। कौन कहता है कि रुकना है? मुझे ये बताया ना, कौन कहता है कि रुकना है? आपने ओवर बिलिंग पे जब एक बंदा आप पे इल्ज़ाम हो कि आपने चोरी की है और आपसे वो माले मसरूका बरामद हो जाए, आप वो वापस कर दें, फिर मतलब है कि आप चोर हैं। आपने ओवर बिलिंग की, ओवर बिलिंग पे जब आपने FI ने आपको खींचा, आपने ओवर बिलिंग मद में पैसे वापस किए, तो भाई इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है और अगले माह FIS हो गई। अब तो आपने और आपको ये भी पता चल गया किसने क्या किया है। अब तो आपने उनको पकड़ कर सजाएं देनी थी। तो आपने सोचा कि यार ऐसे तो हम करीब पहुंच गए हैं फैसला करने के, तो चलो इनको नैब की तरह भेज देते हैं। नैब में बड़ा भी करेंगे, बड़ा भी नैब करेगा, 2-3 डायरेक्टर्स को जो है वो कसूरवार ठहरा देगा और 4 अरब से कहेगा जी 1 अरब मैंने पब्लिक को वापस कर दिया।
फिर 20-30% वो खुद रख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो है वो 25% कानूनी तौर पर है ना, जो नैब ऑर्डिनेंस कहता है कि 25% नैब की है अगर वो रिकवरी करती है। तो जो मैंने इसलिए कहा था कि लेस्को को की खुशी का कि ये खबर है कि वो तो बच गए हैं। तो बाकी आपने जो बात की ऐसे चलता रहेगा, तो ये ऐसे ही चलना है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके लाइन मैन तक, इसमें दरमियान शामिल जितनी हिरारकी है सबको पता है। प्रॉब्लम ये है, ये इश्यूज़ ना तो हमारी एलीट के हैं, ना हमारे पॉलिटिशियंस के हैं, ना हमारा ब्यूरोक्रेट का, ना हमारे सिविल या मिलिट्री या जजेस के हैं। ये इश्यूज़ हैं आम पब्लिक के। तो आम पब्लिक का वो होता कौन है कि ये पूछने वाला कि आपने मुझे ज़्यादा बिल भेज दिया है? सही बात है। कल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाहौर कॉलेज का एक नायब कासद है, इछरे में वो एक कमरे में रहता है, उसको सुई गैस का बिल आया 10 लाख। कब की बात है? ठीक है, ये अभी की 2 महीने हो गए हैं उसको। क्या कर रहा था? उसने SNGPL का कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, कोई अफसर नहीं छोड़ा जिसके पास वो गया हो और उसने कहा हो कि सर ये मुझे 10 लाख बिल कैसे आ गया है। तो जवाब पता क्या है? मीटर की है थोड़े घर बाहर लग गया है, 10 लाख दो। अब ये बताएं, उसकी 40,000 तनख्वाह होगी, अब उसको 10 लाख बिल जो है, वो अफसरान ये नहीं चाहते कि वो 10 लाख बिल को एटलीस्ट बैठ के चेक कर लें, यार इसने क्या गैस आगे बेच दी है या ज़मीन में धुंस दी है, कुछ तो गलत है ना। तो 2 महीने में एक आम बंदे के एप्लीकेशंस पे फैसला नहीं हो सका। तो आप कहते हैं कितने ज़्यादा सार्फिन, बस फिर आवाम इसी तरह से परेशान रहेगी और यहाँ पे सिर्फ वादे दावे होते रहेंगे। आवाम, अमर भाई कहते होते हैं ना बरसात में कश्तियाँ ले लें, तो मेरा ख्याल है ये गर्मियों में वो ना वो लायल नहीं, अब तो आप बिजली इस्तेमाल भी करें, आपके लिए अजाब है, ना भी करें अजाब है, ये तो भुगतना पड़ेगा आपको। ब्रेक के बाद आएंगे हम। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन मुलाजमा को मर्दों के बराबर माहाना उजरत 37,000 मिलेगी। बात हो रही घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये यकीनी बनाने सबसे पहले मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इससे पहले भी जो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन वो ये है कि हमारे रुझान है छोटी बच्चियों को घर में मुलाजमा रखने का, और अफसोस ये है कि हमारी वो क्लास ये बच्चियाँ रखती है जो सारा दिन हमें TV पे बाहर बैठ के भाषण देते रहते हैं कि जी बच्चों का जो है वो हक है, ये है वो है। पहले तो ये ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये स्टेट की डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए कि जी ये खातून है या मर्द है। आप एक सर्विसेज के ऊपर पैसे मिलते हैं तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए ना। तो मेहरबानी उनकी, अगर वो ये सोचते हैं तो बड़ा उनका एहसान है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि ये कर लेना चाहिए। लेकिन क्या हम ये यकीनी बना सके हैं वकास फैक्ट्रियों की हद तक कि आप तमाम फैक्ट्रियों में जो मैं कहता हूँ कि फैक्ट्रियों का जो कमर्शियल सेक्टर है उसको आप एक तरफ कर दें, जो आपका प्राइवेट सेक्टर या जो घरों में लोग रखते हैं वो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अभी एक डिफेंस में वाकया हुआ कल, उन्होंने बच्ची को 13-14 साल की वो उन्होंने मुलाजमा रखी हुई थी और चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसको मारा। इससे पहले भी कितने केसेस आए हैं। आप कहते हैं कि सैलरी देने से पहले जो उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे ना। प्रॉब्लम ये है कि मुलाजम रखता वो है जिसका इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ जो हम मुझसे बहुत बेहतर होता है, तो वो उसके फिर कॉन्टेक्ट्स भी उसी तरह से होते हैं। तो अगर ये जो इम्प्लीमेंट करना इन्होंने अगर ये फैक्ट्रियों में किया होता, फैक्ट्रियों का तो लॉस पहले से मौजूद है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि आज इन्हें ये दोबारा से नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत ना होती। लेकिन फिर भी यह है कि चले हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और देखने के लिए एक अच्छी खबर मिल गई है। शायद इसी आस के साथ हम 1-2 महीना और खुशी के साथ ज़िंदा रह लेंगे, यार हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है। मेरा नहीं ख्याल वैसे ही ऐसा होगा, क्योंकि जो आपकी मिनिमम वेजेस ऑलरेडी मौजूद है, आप जाएँ ना इंडस्ट्रियल स्टेट में आप बैठी हैं, अब क्या आप सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जिसने चेक करना होता है लेबर ऑफिसर ने, उसने तो मंथलियाँ ली होती हैं, दैट्स इट, फिर वो पैसा लेके निकल जाते हैं। और क्या बहुत सारे लोगों का तो मसला भी ये भी है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे खाते बनाए होते हैं जिनमें वो ये साबित कर देते हैं कि ये पूरी तनख्वाह देते हैं, नहीं देते। तो उन्होंने हेल्थ का पता नहीं किस किस चीज़ का, इंश्योरेंस का, बाकी चीज़ों की डाले होते हैं साथ पैसे, तो वो उसकी मिनिमम वेजेस को पूरे। असल मसला वो घरेलू मुलाजमीन का है। ये बिल्कुल ठीक कहा इसने, वकास ने, कि वो लोग जो लिबर्टी चौक में मोमबत्तियाँ जला रहे होते हैं ना, उनके साथ छोटी छोटी बच्चियाँ घरेलू मुलाजमा लेकर, आप कभी फुटेज निकलवा लीजिएगा।
अच्छा। और वो सबसे ज़्यादा इनके हकूक़ की बात करती हैं, और वो सबसे ज़्यादा उन मैडमों ने बच्चियाँ मुलाजिम रखी होती हैं। बाकी रहे हम जैसे मिडिल क्लास, हमारे घर में जो काम करने वाली खतून या खवातीन आती हैं, वो आती चंद वक्त के लिए, कोई बर्तन धोने के लिए आएगी, कोई सफाई करने के लिए आएगी। असल में दुनिया भर में इसके लिए रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं घरेलू मुलाजिम। आप ये नहीं है कि आप राह चलते को मुलाजिम रख सकते हैं, आप कंपनी से मुलाजिम लेते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ अगर ये सिस्टम बना दिया जाए तो फिर आपने कहना है महंगा बहुत हो गया, बिल्कुल, ताकि उसके भी पैसे आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है आमिर भाई। आप चले जाएं, लेकिन ये अच्छा है कि कानून बना है, तो अल्लाह करे कि इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारे पास खबर क्या है? अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगा गया। आए दिन अखबार में खबर होती है प्राइवेटाइज करने का, इतनी बड़ी लीड थी, ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेटाइज की जा रही हैं, ऑपरेशन थिएटर भी ठेके पर चढ़ेंगे। आमिर भाई, ये क्या हो रहा है? ये आप अच्छी खबर क्यों नहीं बताते लोगों को कि 200 यूनिट तक सार्फिन को लिए सोलर मुफ्त कर लेते हैं शामिल? बहुत अच्छी खबर है। नहीं, अच्छी खबर तो ये दिल कर रहा है मेरे ख्याल से। वैसे तो अस्पतालों वाली भी अच्छी खबर है, मैं तो इससे मुझे समझा दे कैसे अच्छी है। कल ट्रेनों वाली भी अच्छी खबर थी। मुझे नहीं पता ट्रेनों वाली खबर क्या थी और उसमें क्या होगा। मुझे ये पता है कि जो सेक्टर आपने प्राइवेट किए थे वहाँ पर जाकर आप सारा सिस्टम देखें कि वो सिस्टम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इस मुल्क, इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिसको आप सरकारी कर दें, कौन से सेक्टर थिएटर बहुत सारे। मैंने आपको रेलवे का बता दिया, शालीमार सेक्टर का। भाई शालीमार प्राइवेट किया था ना, ठीक है, जाके आप देखें उसको। अच्छा, आपने एक वो कभी आप सफर किया? आपने एक बिजनेस भी चलाई थी, बिजनेस चेन भी है। तो वो फड्डा किस बात पे हुआ था उनका और गवर्नमेंट का? वो गवर्नमेंट का फड्डा पैसों पे हुआ था, पैसों पे हुआ था। फिर क्या उसको बंद कर दिया गया? बंद देखो, जब आप फड्डा डालेंगे, जब आप प्राइवेट बंदे को काम नहीं करने देंगे और आपके रेलवे की आपको कहेंगे जी यूनियन हमारे ऊपर चढ़ आई है कि ये काम लेता है बंदों से, जो प्राइवेट आएगा उसने काम लेना। ये आपको प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेशन प्राइवेटाइज होने जा रहा है, क्या फायदा होगा अब आपको बता दें। अच्छी सहूलतें मिलेंगी, अच्छी मशीनरी वो इंस्टॉल करेंगे और उस मशीनरी की देखभाल भी वही करेंगे। वो डॉक्टर प्राइवेट नहीं होएगा, लेकिन जो मशीनरी आपको रिक्वायर्ड होएगी वो कंपनी लाएगी और वहाँ इंस्टॉल कर देगी, उसके एज ए किस्त वो आपसे पेमेंट लेगी। डॉक्टर्स आपके अपने पे बोझ पड़ेगा या नहीं? नहीं, आवाम पर बोझ किस चीज़ का? ठीक है, गवर्नमेंट ये पे करेगी। गवर्नमेंट ने ही वो मशीनरी इंस्टॉल करवानी है, जो अभी भी कराती है, लेकिन क्योंकि सरकारी खातों में आती है तो वो ही बाबू जो जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे लेस्को के हवाले से, यही वो पैसा बिल अंदर के अंदर पुरानी से पुरानी मशीन जो है वो लग जाती है, नई मशीनरी लगती नहीं है। अगर इसको ठेके पे दिया जाएगा कि वो देखभाल भी वही करेंगे, और वो जो हमें पता चलता है साल मशीनें खराब पड़ी हैं, ताले लगे हैं, वो ठीक हो जाएंगी। वकार चलिए, अल्लाह पाक अमर भाई को भी हमें भी लंबी उम्र दे, हम ये काश देख सकें। ये नाहली गफलत, और ये जब स्टेट ये कहती है ना कि मैंने हॉस्पिटल्स या ऑपरेशन थिएटर प्राइवेटाइज करने, इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं कि हम तो इस काबिल नहीं है कि एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर रन कर सकें। तो मेरा सवाल फिर उनसे यही है, आपकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, हज़ारों का अमला है, जब आप हॉस्पिटल्स को या उसके एक पार्ट्स को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप मिनिस्ट्री को क्यों नहीं प्राइवेटाइज कर देते? आप जो कहते हैं कि एक प्राइवेट बंदा जो है वो एक अदारे को, सिस्टम को बेहतर रन कर सकता है, तो आप ये ना ठेके पे हेल्थ मिनिस्ट्री को देना, सेक्रेटरी लगाए ना, कोई उसको पैसे दें, उसको कहे कि हमें आपसे ये आउटकम चाहिए। आप आकाश मेरे हाल बात को नहीं समझते, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हर चीज, पहली बात है मिनिस्टर प्राइवेट होता है कि सरकारी होता है? सर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, नहीं होता एम्प्लॉय, गवर्नमेंट को उसको पैसे इलेक्टेड बंदा होता है भाई, वोट से आया होता है, वो मिनिस्टर होता है। और सर मेरी बात आमिर भाई एक मिनट, आपके जितने भी एमपी एमएनएज हैं उनको स्टेट एक स्पेशल पासपोर्ट इशू करती है, प्राइवेट बंदे किसको ग्रीन पासपोर्ट इशू किया जाता है? तो यार वो हर एक शोबे में इसी तरह से होता है। कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस होती है, कुछ को नहीं होती है। आपके दफ्तर मुझे नहीं समझ आती कैसे आपके ऑफिस के अंदर भी ऐसा ही है, आपके ऑफिस के अंदर भी ऐसे ही है। आप कैसे, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ नहीं है ऐसा? क्या वहाँ नहीं है क्या? आपको गाड़ी मिली हुई है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। प्राइवेट आपको पेट्रोल मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता होगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हर तरफ आवाम परेशान है और बासगश्त और गुफ्तगू हमें महंगाई की नज़र आ रही है। ऐसे में जब बात हो रही होती है महंगाई की तो आवाम खौफजदा हो जाती है कि अच्छा जी टैक्स पे करेंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या आ जाएगा।
टैक्स कल्चर को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जितने लोग इस नेट में आएंगे, टैक्स नेट में आएंगे, उनके लिए अपने लिए आसानी है, लेकिन ये टैक्स का नाम सुनते ही कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, लोगों के लिए परेशानी हो जाती है। लोग समझते हैं पता नहीं हमारी तमाम जायदाद के बारे में पता चल जाएगा। सो आपकी चीज़ें आपसे कोई छीन नहीं लेगा। अगर आप टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल कर देंगे तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, नुकसान क्या क्या होगा और आपके लिए आसानी किस तरह से हो सकती है। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। माहिर कानून है जुनैद खान, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। अवाम में खौफ बहुत है कि हमने टैक्स फाइल नहीं करना, पता नहीं हमारी जायदाद के बारे में इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये खौफ, ये तासुर ठीक है? मैम सबसे पहले तो देखें, मैं ये बता दूं कि जो रियासत होती है, रियासत और शहरी का आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक होता है। हम लोग ये डिमांड तो कर रहे होते हैं कि रियासत यानी कि गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ दे, लेकिन इन अ सेंस हम लोग ये नहीं कर रहे होते कि हमारे ऊपर भी एक लाइबिलिटी है। सही। और वो लाइबिलिटी क्या है कि हम अपना टैक्स पे करें। टैक्स हमने कोई बाहर से नहीं देना होता, अपनी ही इनकम जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, हमने उससे जनरेट की इनकम को शो किया, उस पर हमारा टैक्स बनता होगा, वो हम लाजमी दें। क्योंकि यही टैक्स जो होता है ये हम गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे लिए बनाती है। तो इसलिए इसमें खौफ वाली बात नहीं होती, हमने उन्हीं की दी हुई फैसिलिटी से कमाया होता है। क्या ऐसा होता है हमारी तमाम डिटेल्स चली जाती हैं सरकार के पास और हमारी पकड़ हो सकती है? कि ये आम तासुर है ना? ये होता है। अगर तो आप चोर बाजारी कर रहे हैं फिर तो आपको खौफ होगा, लेकिन इन द सेंस अगर आप अच्छे तरीके से रिस्क कमा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, देखिए हर मुल्क में होता है ऐसे ही, जब आप अच्छे तरीके से मामला कर रहे हैं तो फिर आपकी सारी चीज़ें, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अगर अच्छे तरीके से अपना इनकम आ रही है तो मुझे क्या खौफ होना चाहिए कि मेरी 4 गाड़ियाँ अगर शो होती है तो ठीक है भाई, ये मेरे पास सोर्सेज हैं, मैंने यहाँ से, मेरे ये एसेट्स हैं, मैंने यहाँ से कमाए हैं। तो जो लोग जब करप्शन या दूसरे मामला में जो होते हैं उन्हें खौफ होना चाहिए, लेकिन एक शरीफ शहरी को और ईमानदार शहरी को तो कोई किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब मुझे फ़ायदे बता दें, उन लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं जो टाइमली अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं? अच्छा, अब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगह पे टैक्स लगाए होते हैं। अब फाइलर अगर आप हैं, आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, अपने मामला टैक्स वगैरह दे रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, अब अगर आप फाइलर हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, 2 से 3% होता है, वो आपने पे करना है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, यानी कि आप टैक्स नहीं देते, फाइलिंग नहीं करते अपनी रिटर्न्स, तो आपको 12-14% देना पड़ रहा होता है उस जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर। तो ये तो एक बेनिफिट है ना। इसी तरह मुख्तलिफ बेनिफिट्स होते हैं कि किसी जगह पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी होती है कि जनाब अगर आप फाइलर हैं तो आपने ये टैक्स पे नहीं करना, लेकिन अगर नॉन फाइलर है तो आप ये टैक्स देंगे। तो मुख्तलिफ उन्होंने भी फैसिलिटेट आपको किया होता है। सही सही। अब मुझे ये बता दें कि अगर वो लोग जो कि रिटर्न फाइलिंग करें और साल हर साल से नहीं करें, एक लोगों में ये भी खौफ होता है ना कि इतने साल हो गए हैं, अब हैवी जुर्माने होंगे हमें अगर हम रिटर्न फाइल करें, तो कोई आसान रास्ता उनके लिए है? देखें, अगर आपने नहीं की, फॉर एग्जांपल आप कारोबार कर रहे थे या आपकी इनकम ऐसी थी कि आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, हर गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है कि जिसमें आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में आपने भी देखा है कि वो एक स्कीम निकालते हैं कि जनाब पिछला टैक्स आपको ख़त्म है, आप इतना पे कर दें। बड़ी फैसिलिटीज़ देती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं कि चले आप जो टैक्स पेयर हैं उनकी वो जो बाउंड्री है उसके अंदर आ जाए। तो मुक्ति होती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, ना ही आपको इतना ज़्यादा टैक्स भरना होता है। जब वो आप टैक्स पे कर देते हैं तो वो आपको एक ये सहूलत दे देते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका ₹1,00,000 टैक्स बना था, चले यार आप 20,000 तो जमा करवाएं ना। तो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आपको आसानी के लिए देती है गवर्नमेंट। FBI मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हर साल बनाती है कि जनाब जो पिछले लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की तो वो अब फाइल करें, हमें बताएं, अपने नेट में आए हमारे में, ताकि हम आपको और फैसिलिटीज़ दे सकें। मैं इन शॉर्ट यही कहूँगा कि अगर आप टैक्स पेयर करते हैं, आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपको बेनिफिट हो रहा होता है। सही। सो आपको करना क्या होता है? हर साल आपकी जितनी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, जो चीज़ आप खरीदते हैं, आपको हर डिटेल ऐड करनी होती है। हाँ जी, आप देखें, जब आपने रिटर्न फाइल करनी होती है, आपने बताना होता है अपनी विद होल्डिंग्स, आपने सब बताना होता है, अपने एसेट्स वगैरह बताने होते हैं कि जनाब मैंने ये एसेट्स हैं मेरे पास, ये गाड़ी है, ये घर है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मामला हैं, ये मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सारे मामला अपने बताने होते हैं। और बाद में आपने ये भी बताना होता है कि इनसे मैंने इतनी इनकम जनरेट की।
जब आपकी इनकम जनरेट होती है, जो एनुअली अगर आपकी 6 लाख रुपए इनकम है, तो फिर आप अगर 6 लाख से कम है तो आप एग्जाम्पशन है, आप टैक्स नहीं पे करेंगे, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर है तो आपके जो ऊपर आपका बन रहा है उतने % आपने फिर उसका टैक्स देना ही है। सही। तो मतलब ये समझ लें कि आपने सब कुछ बताना होता है कि मेरे ये एसेट्स हैं और ये मेरी लाइबिलिटीज थी और मेरा अब ये टैक्स बनता है और मेरी इनकम मुझे ये आई है, मेरे उसके ऊपर ये टैक्स है। बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है जिनकी तनख्वाहों में से कट जाते हैं, सैलरी में से उनकी टैक्स कटता है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करते, वो ज्यादा नुकसान उठाते हैं। जी देखिए, वो टैक्स भी दे रहे हैं और रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, हालांकि उनका टैक्स ऑलरेडी उन्हें जो पेमेंट दी जाती है, जो उन्हें पे दी जा रही होती है, टैक्स तो उसमें से चला गया हुआ है। हालांकि उन्हें रिटर्न अपनी फाइल करनी चाहिए, उन्हें टैक्स नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टैक्स काट के उन्हें मिला हुआ है। तो वो जो बेनिफिट्स एक फाइलर को मिलने चाहिए वो उससे महरूम रह जाते हैं। फाइलर को बेनिफिट क्या मिलते हैं वो हमें बता दें। फाइलर को बेनिफिट ये मिलता है, जैसे मैंने आगे आपको एग्जांपल दिया है कि आप एक घर परचेज करते हैं, तो जब आपने उसकी रजिस्ट्री करवानी है, उसे अपने नाम पे करवाना होता है, तो जो फाइलर होता है उसे 2 से 3% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 12-14% अब तो उन्होंने कर दिया हुआ है, वो आपको देना पड़ेगा। अब फायदा एक 12-14% है, एक आप 3% दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप कैश वगैरह निकलवा जी, जब आप बैंक से आप कैश निकलवाते हैं, आप देखें ना, वो मेरे ख्याल से 0.6% उन्होंने किया हुआ है, यानी कि अगर आप लाख रुपए में 600-700 रुपये आप वो काट लेते, अगर आप फाइलर तो आपका कोई भी नहीं कटेगा पैसा। सही। आप इजीली अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। सही से ये छोटे छोटे फायदे हैं जो आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब वो लोग जो कि रिटर्न्स बिल्कुल फाइल नहीं करते, उनकी पकड़ कभी भी हो सकती है, किसी टाइम भी हो सकती है। अब देखिए, अब आप उनका क्या होता है मामला, अब वो रजिस्ट्रेशन जब अपनी गाड़ी की करवाने जाते हैं तो 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उन्हें टैक्स बढ़ जाता है उस पर कि जनाब आप नॉन फाइलर हैं। फिर उसके बाद FBR आपसे पूछ सकती है, भाई आपके पास ये इनकम आई, ये मामला, आपने ये गाड़ी परचेज किया, कोई भी गाड़ी देख लें पाकिस्तान में 30-40 लाख से कम नहीं है, भैया आपकी 30-40 लाख रुपए एक सेविंग हुई तो फिर ही आपने वो ली ना, तो आपकी इनकम कहाँ पे, FBR आपको बुला सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, इसकी बाकायदा कैद भी है, और आपको सारे मामला होते हैं। हाँ, अगर कानून हरकत नहीं करता तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कानून मौजूद है, हरकत करेगा तो आपकी पकड़ हो सकती है, आपके वो एसेट जब्त हो सकते हैं। सही। इधर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो उन तक अगर कभी पकड़ हो जाए तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। मैम, सब चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए हुए हैं, FBR के पास अथॉरिटी है कि वो आपकी जायदाद को जब्त कर सकती है। उस सबसे बड़ी बात, जो आपका बिजनेस चल रहा है वो उसे बंद कर सकते हैं, उसे सीज कर सकते हैं ताकि आप टैक्स पे करें। जब आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट आपने गवर्नमेंट को देनी है जो आपको रिटर्न आपकी फैसिलिटीज के लिए होनी है, तो आप वो भी ना करें तो भी जाती है। एक्टिव पेड लिस्ट और नॉन एक्टिव पेड लिस्ट क्या है? अच्छा, एक्टिव पे वही सेम आ जाता है कि आप अगर टैक्स पे कर रहे होते हैं ना, तो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव में शो हो रहा होता है। अगर आप टैक्स नहीं पे करें तो नॉन एक्टिव में आएंगे आप, और जो आपके खिलाफ कार्रवाई है वो भी होंगी, जो आपको बेनिफिट मिलने हैं वो कोई नहीं मिलेगा बेनिफिट। सही सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उनका फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी सैलरी में से जाते जा रहे हैं पैसे, लोग समझते हैं, लोग आम तासुर ये ना, लोग कहते हैं हम क्यों भाई टैक्स पे करें या हम क्यों रिटर्न्स फाइल करें, हमें तो इस चीज़ का फ़ायदा ही कोई नहीं है, हमें क्या, हमारे तो पैसे जाते जा रहे हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। देखिए, अब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से तो नहीं पैसे लेने होते, आपका ही दिया हुआ टैक्स जो है वो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में लगाना होता है। अब ये हम हर बंदा बात करता है जनाब सेहत कार्ड हमें मिल जाए, भाई सेहत कार्ड के कहाँ से आते हैं वो पैसे? वो सेहत कार्ड आपका टैक्स का जो पैसा इकट्ठा हुआ होता है वो उसमें से कुछ हिस्सा सेहत पर इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो आप जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री मेडिसिन मिल रही होती हैं, ये कहाँ से मिल रही होती हैं? ये यहाँ से मिल रही होती हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं आपकी आमदरफ्त के लिए, टाइम आपका बच रहा है वहाँ पे, वो कहाँ से बन रहे हैं? वो आपके दिए हुए टैक्स के बन रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट पूरा उसे यूटिलाइज कर रही या नहीं कर रही वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हमें बेनिफिट उस चीज का हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमने देखना ना, कि हमारे वो टैक्स हम पे जो करते हैं वही गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करने होते हैं, उन्हीं से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं। रिटर्न फाइल करना क्या बहुत आसान है? क्या हम खुद कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत आसान है। पहले बहुत मुश्किल होता था कि जनाब मुकम्मल आपने वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजने, ये बहुत मुश्किल, लेकिन अब FBR ने आपको फैसिलिटेट कर दिया, आप घर बैठे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको लॉयर की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आप अपने ऑनलाइन बैठ के अपने घर में अपने FBR की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आप इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें आपसे मांगी हैं आप वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करें। उन्होंने आपसे आपकी एसेट्स की डिटेल मांगी होगी, आपकी जो आपने टैक्स पे किए हैं इन शेप ऑफ बिल्स, जो हमने यूटिलिटीज बिल देते हैं उनमें आपका जो आपने टैक्स पे किया होता है आपने वो भी आप शो करवाएंगे मैंने ये दिया है, वो उसमें से लेस हो जाएगा।
अब बहुत आसान है, FBR की वेबसाइट पे जाएं, आप रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न फाइल किसको करनी है? क्या हर किसी को करनी है? आप बिजनेसमैन, जॉब होल्डर, कुछ लोग तो वैसे भी थोड़े बहुत पैसे आज ऑनलाइन बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो किस पर ये लागू है? देखिए, रिटर्न फाइल करना हर वो बंदा जो पाकिस्तान में इनकम कमा रहा है उसने फाइल करनी है। उसमें उसे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये FBR ने देखना होता है। दूसरी बात, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपकी इनकम एनुअली 6 लाख रुपए है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन रिटर्न आप फाइल करेंगे, उन्हें बताएंगे कि मेरा ये एसेट से ये मैंने मामला कमाए हैं और ये मैंने चीज़ें बनाई, मेरे पास ये मौजूद है, मेरी ये इनकम बनी। तो अगर 6 लाख कम ख़त्म नहीं मिलेगा, अगर उससे ऊपर है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न्स आपने लाजमी फाइल करनी, चाहे आप सैलरी पर्सन है चाहे आप बिजनेसमैन है। ओवरसीज के लिए क्या इसमें रिकमेंडेशन है? जो ओवरसीज देखिए जी, अगर वो जब ओवरसीज का मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, जब वो बाहर से पैसे भेजते हैं वो ऑलरेडी उन पर टैक्स कट गया होता है। ठीक, जब बैंक में आप वो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें वो टैक्स काट के आपके पाकिस्तान में पैसे आ रहे होते हैं। उनके लिए भी जरूरी है कि जी जरूरी ये है कि कल को फॉर एग्जांपल FBR पूछते हैं जनाब आपने ये मामला कहाँ से किए, उनके पास सोर्सेज होंगे, मैंने ये इनकम पाकिस्तान भेजी, फलां जराये के जरिए भेजी हुई है, मैंने ये चीजें परचेज की हुई है, मेरे यहाँ पे ये एसेट्स है। सही। और अगर आप अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस पर क्या फाइन आपको? जुर्माना होता है आपका बाकायदा, आपको हैवी जुर्माना भी है फिर, लेकिन FBR मैंने हमेशा देखा FBR ने आपको लीनियर व्यू ही रखा हुआ है, वो आपको जुर्माना करते हैं कि ये आप अब हाँ अगर आप बिल्कुल ही कहें कि मैंने नहीं देने तो फिर वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और जो मामला मुकदमे भी चलते हैं वो सारे मामला होते हैं। सही, यानी ये गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको इस चीज़ के बारे में समझाया जाए कि वो जो एक टैक्स को लेकर खौफ होता है कि भाई हम अगर रिटर्न्स फाइल करेंगे तो हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। इसका बुनियादी तौर पर आपको फ़ायदा ही पहुंच रहा है और टाइमली अगर पे कर देंगे तो बहुत सारी जगहों पर वो बहुत सारे जो आप लोगों के ऊपर फ़ाइन हो जाते हैं, टैक्स लग जाते हैं, वो जो है वो कट जाएंगे और आप इससे महफूज रहेंगे। मैसेज कुछ देखने वालों को देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले जहाँ से बात शुरू की थी कि रियासत माँ की तरह होती है, जैसे वो हमें अच्छे तरीके से परवरिश कर रहे होते हैं, हमें सहूलतें दे रहे होते हैं, इसी तरह शहरी जो बच्चों की तरह हैं उन्हें भी फ़राइज़ होते हैं, उन्होंने भी कुछ टेक केयर करनी होती है रियासत की। तो अच्छे शहरी का यही मकसद है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे, अपने मामला देखे और कानून के अंदर है कि अपनी ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल, आपके लिए ये आसानियाँ होती हैं। इससे थैंक यू सो मच आपके वक्त। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। सो हमारी आज की मेहमान भी ऐसी हैं जो कि 12 साल बच्ची हैं, 8th क्लास की स्टूडेंट हैं, लेकिन वो काम कर रही हैं जी बड़ों वाले। आपने कभी सुना होगा कि फ़लाँ शायर फ़लाँ शायर फ़लाँ शायर फ़लाँ की पोइट्री बड़ी ज़बरदस्त है। सो ये जब हम बात करते हैं ना तो इम्पैक्ट आता है, अच्छा कोई बड़ा सा बड़ी एज का बंदा होगा जो कि शायरी कर रहा है। नहीं जी, आप माशाल्लाह से बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो टैलेंट जब सामने आता है तो ये एक किताब की सूरत में भी आ जाता है। आपके पास ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं और ड्यूरिंग स्टडीज़ जो उनको शौक़ है उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं कि वो इस सूरत में हमारे सामने आ रहा है। यशल फातिमा नन्ही मुसन्निफ़ा हैं जी, बहुत ज़बरदस्त इनकी पोइट्री है, उनको हम अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त लगता है ऐसे, मतलब जो वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि इस एज में ना बच्चों के शौक़ और रखते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम खेलने कूदें। आजकल बच्चे जो हैं वो हमें गेम्स वगैरह में मसरूफ़ लगते हैं। सो आपको ये वाला शौक़ कैसे आया? मुझे वैसे राइटिंग का बहुत शौक़ है एंड आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 4 to 5 बिकॉज ऑफ अ स्कूल मैगज़ीन। और मज़े की बात यह है कि मुझे भी रिसेंटली पता लगा कि वो मैंने पोम लिखी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मम्मा ने गूगल से लेकर मैगज़ीन में दी थी। बट आई आस्क्ड हर कि आपने कहाँ से ली थी, तो मुझे पता लगा कि वो मैंने लिखी थी एंड आई वाज एक्चुअली रियली सरप्राइज। उसके बाद फिर आफ्टर 4 to 5 years मैंने दोबारा स्टार्ट किया लिखना अगेन। कितने साल से लिख रही हैं? लेट्स से अराउंड 10 years। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हेल्प कौन करता है, कैसे आइडिया कैसे आता है, टॉपिक कैसे डिसाइड करती हैं? हेल्प तो मेरी मम्मा ही करती हैं। जैसे अगर मुझे हो ना कि ये पोइम ठीक है या नहीं है, इसकी एंडिंग प्रॉपर है, तो मैं मम्मा से पूछ लेती हूँ और वो मुझे सारे पॉइंट्स बता देती हैं।
और जो आइडियाज़ आते हैं ना इंटरनेट पे, जैसे आई सी अ लॉट ऑफ डिप्रेस्ड पीपल एंड व्हेन आई लुक एट लाइफ फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर लोनली सा लगता है। सो एक तो डिप्रेस्ड लोगों के लिए मैं लिखती हूँ ताकि उसके बारे में अवेयरनेस हो, और मैं जो पॉवर्टी होती है पाकिस्तान में नहीं, पैलेस्टाइन में, हर जगह पे उनके बारे में लिखती हूँ। सही, वाह, ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, सो टाइम कैसे मैनेज करती हैं अपनी स्टडी, पोइट्री को भी? ऑब्वियसली आपको बैलेंस रख के चलना होता होगा ना, तो कैसे मैनेज करती? इट इज़ ऑनेस्टली नॉट दैट हार्ड। जैसे मैं स्कूल से वापस आके मैं एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लेती हूँ, तो कभी कभी मेरे वीकेंड्स भी ऑक्यूपाइड होते हैं, इसलिए मैं रोज़ नहीं लिखती पोम्स। मैं 2 दिन के बाद लिख लूँ या 3 डेज़ के बाद लिख लूँ, दैट डिपेंड्स। जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद जो फ़ोन यूज़ करना होता है समटाइम्स मैं वो नहीं करती हूँ और फिर उसकी जगह मैं पोइट्री कर लेती हूँ। आई थिंक आपको रीडिंग की आदत हो ना, तो आप अच्छा लिख सकते हैं। सो रीडिंग खुद क्या करती हैं, क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद? वैसे ही जो बच्चों के लिए नॉवेल्स होते हैं ना वो पढ़ती हूँ। लाइक आई एम रीडिंग पर्सी जैक्सन राइट नाउ, और हंगर गेम्स, इस तरह की चीज़ें मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ। आई लव रीडिंग। सही सही। सो मुझे ये बताएं, इंस्पिरेशन कौन था, किससे इंस्पायर होकर सोचा कि पोएम्स लिखनी? इंस्पायर, लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज लाइक 4 to 5, तो फिर जैसे बच्चों को काम करने के लिए पोम सुनाई जाती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस तरह की मैंने फिर वहाँ से ही सुनी। और मेरी फर्स्ट पोम भी थी अबाउट ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट्स, रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स वेरी वेरी स्लो, और बहुत छोटी सी थी, लेकिन जैसे इंस्पिरेशन वो पोम से मिली। इसलिए पोम्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपकी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं? टीचर, अब ना जब मेरी बुक पब्लिश हुई थी, इट वाज अ फ्राइडे, और मैंने अपनी प्रिंसिपल को बताया तो फिर वो भी बहुत खुश हुई थी। उसके बाद फ्राइडे का लास्ट पीरियड था, मैंने अपनी एक टीचर को अपनी बुक दी और उन्होंने होल 45 मिनट्स उन्होंने मेरी तारीफ़ें की थी पूरी क्लास के सामने। एंड शी वाज लाइक इंस्टाग्राम का से यूज़ भी हो सकता है और फिर ऐसे बच्चे भी होते हैं, आप लोग भी ऐसे करें, एंड आई वाज सो हैप्पी। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपनी लिखी हुई पोइम कभी पढ़ के ये हुआ कि ये वाकई मैंने लिखी है? बहुत दफ़ा। जैसे मैं कभी कभी जो पोम्स लिखती हूँ ना, मैं डायरी में सेव करके लिख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे खोलती नहीं हूँ, मैं बस आगे जाके लिखती रहती हूँ। और मैंने कुछ दिनों पहले खोली थी और मैंने 2-3 पोम्स में हुआ मैंने वाकई लिखी है। और जो मेरी बुक्स में होंगी, मैंने कोई पोम्स लिखी थी 9 या 10 की एज में, तो जब बुक मिली और मैंने वो सारी पोम्स पढ़ी, मुझे था ये 9 साल की बच्ची ने लिखी है। मतलब लाइक दैट्स रियली नाइस, क्योंकि मैं ये नहीं नॉट टू ब्रैग और एनीथिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली गॉड गिफ्टेड। सो ये राइटिंग वाला प्रोसेस जो होता है, ये एकदम से आप पोइम लिखना शुरू करती हो, उसको कंप्लीट कर लेती हो, या 2-3 स्टेप्स में शुरू करती हो? मेरे ना पापा लाइक्स टू जोक अराउंड के पोम्स आपके ऊपर नाजिल होती हैं तो ना जब भी लाइक अगर शायरों में तो वैसे वाकई चीज़ें नाजिल होती हैं, तो जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ ना, या फिर मैं वैसे ही अगर मैं बहुत ना जो ड्रामा क्वीन बच्चे होते हैं ना, मैं वो हूँ। अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी डांट दे ना, मैं जाती हूँ, मैं अपनी डायरी पकड़ती हूँ और मैं जितना एग्जैजरेट कर सकती हूँ उतना एग्जैजरेट करके लिखती हूँ। और जो पोम का स्टेप होता है, आई लाइक टू कंप्लीट इट एट वंस। अगर मैं छोड़ देती हूँ ना, मैंने एक दफ़ा मिडवे छोड़ती थी और फिर जब मैंने नेक्स्ट डे लिखने की कोशिश की ना, सारी वाइब ख़त्म हो गई थी। ऐसे ही होता है। सो आपको किस टॉपिक पर लिखना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है? शौक किस टॉपिक पर लिखने का? अच्छा, आई बिलीव कि पोट्री इज़ सपोज टू बी सैड, पोइट्री इज़ सपोज टू हील यू गाइज, इसलिए वो सैड होनी चाहिए। सो मैं ऐसी जैसे डिप्रेशन में लोग जा रहे होते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, फिर लोगों को होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो मैं उसके बारे में लिखती हूँ। और मैं वो लोग जैसे जिनके पास फ्रेंड्स नहीं होते, नन्ही सी बच्ची इतना कुछ सोच रही है, सो वाकई ये हम बहुत मेरे ख्याल से प्राउड वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, सैडनेस क्या है, मतलब आपको मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से। फ्रेंड्स वगैरह कहती हैं कि कुछ ना कुछ सुनाओ? नहीं, ऐसा आज सच तो नहीं होता, लेकिन उन्हें जब मैंने बताया था ना कि मेरी बुक है, मेरी क्लास इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि हमें दी क्यों नहीं। और जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे को था, तो फिर वो सब थे मंडे को लेके आनी है, क्योंकि उन्हें पहले मैंने इतना बताया नहीं था कि पोइट्री का है, क्योंकि ना मम्मा भी ये प्रेफर करती हैं। मम्मा बताती ज़रूर है, लेकिन मम्मा कहती हैं कि ऐसे बार बार ये इस बात को रिपीट नहीं करना चाहिए और इतनी दफ़ा किसी जगह पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नज़र भी लग जाती है और फिर लोगों को भी इस तरह का। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं अपनी राइटिंग से हमें सुनाएंगी क्या जो आप खुद बहुत बेस्ट लगती है? ओके, माय फेवरेट पोम, इट इज़ होप। You know, की बहुत ज़रूरत है जी सबको। You know that I try. I work and work hard,
to be unique. But the fear of not being enough, the fear of failing, makes me fall, makes me cry. And the saddest part is that this fear is always there. No matter what I do, I feel it is not enough. I never have courage to throw caution to the wind. And I don't like crying to bed, but there is no other option. Overthinking hurts too much. There are so many possibilities, but there are always some negative ones. And I'm not a fan of boring people. I guess that is because I am one. If life is for fun, then why is there so much pressure? Then why is there this much burden? I always want to call it a day, but I never am able to. Now, crying is common and laughing feels guilty. But it does not mean I will give up. Maybe I am wrong. Maybe there is some hope after all. I'm waiting for a sunshine and for a bright day. बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। ये इतना कुछ सोच कैसे लेती हैं? आई थिंक इस होप की सबको ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग इतने डिप्रेस है, सब लोगों को समझ नहीं आती करना क्या है, क्योंकि हर तरफ तो लोग टेंशन चल रही हैं। सो इसी होप की ज़रूरत है। सो ये बातें आपने कैसे सोच ली? ओके, सो बेसिकली ना इंटरनेट का इसके ऊपर बहुत होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इंटरनेट से आप टाइम ज़ाया करते हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए, बट द वर्ड्स यू लर्न फ्रॉम द इंटरनेट, द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम द इंटरनेट, जैसे डिप्रेस लोग होते हैं, अभी मैंने बोला आई से इट अगेन एंड अगेन, उनके पास ना फ्रेंड्स होते हैं, उनके पास होप नहीं होती लाइफ में। एंड आई थिंक दैट पोइट्री और ऐसी चीज़ें दे कीप इट गोइंग, वही उनकी हेल्प करती हैं। दैट्स व्हाई पोइट्री के थ्रू आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? एवरीथिंग, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी होप। समटाइम आप बड़ी टेंशन में होते हैं, क्या वो भी बता देते हैं? वर्ड्स होल्ड अ लॉट ऑफ पावर। मतलब अगर जैसे मैं किसी की भी और किसी की पोम पढ़ूं तो आपको उसकी हालत का पता लग जाता है। उन्होंने जैसे मर्जी लिखा हो, इट्स अ लाइन ऑफ वर्ड्स बट यू गेट टू नो देयर फीलिंग्स। दैट्स हाउ मैजिकल पोइट्री इज। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको किसकी पोइट्री पढ़ना अच्छा लगता है? आई डू नॉट हैव अ फेवरेट लाइक पोइट और पोइटेस इन माई माइंड, लेकिन मैं ऐसे रैंडमली, जैसे अगर मुझे कोई फीलिंग आ रही हो ना, या मुझे किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, मुझे ऐसा हो रहा कि इस बारे में पढ़ना चाहिए, सो आई सर्च इट अप ऑन गूगल, और जो मैं पहली कोई 5 to 6 पोम्स पढ़ती हूँ, मैं ऑथर नहीं देखती, क्योंकि ना सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पढ़ के ज़्यादा मज़ा आता है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को कि स्टडी के ऊपर इतना भी बर्डन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो जाएगा जो होना होगा, और बाकी सब कुछ भी सीखें। जैसे मैं अभी क्रोशे करना सीख रही हूँ, कोई ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रखें अपनी ज़िंदगी, और वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे हमारे पास निशिल फातिमा बहुत ही ज़बरदस्त जो है मेहमान मौजूद हैं, और इतनी ज़बरदस्त उनकी बुक है। तो ये चीज़ें आपको बताने और दिखाने का मकसद ये होता है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है, बस आपको उसको ढूंढना होता है। थैंक यू सो मच निशिल, गुड लक। थैंक यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में अब हम आपका फेवरेट सेगमेंट शामिल करने वाले हैं, टुडेज हेल्दी टिप। सो ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनकी बर्थडे भी है, उनकी बर्थडे को हमने विश भी किया। सो ज़ुहैब, आज के दिन भी आप अपने नाजरीन के साथ मौजूद हैं, सो वंस अगेन थैंक यू कहना चाहेंगे। सो आज की हेल्दी टिप के लिए आपके पास आएंगे। ओवर टू यू। Guys, this is ज़ुहैब बुखारी। I'm internationally certified fitness trainer और मेरे साथ हैं रईस बबर, he is also a certified fitness trainer। और आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है abdominal with shoulder workout। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ with the jumping jacks, हमेशा की तरह 1 2 3 and start jumping jacks। अब हम आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हमारा टारगेट जो एम्फेसिस होगा ज़्यादा abdominal पे होगा। हम बाकी बॉडी पार्ट्स को भी ट्रेन करेंगे, लेकिन साथ साथ कोशिश करेंगे हर बॉडी पार्ट के साथ हम abdominal को लाजमी ट्रेन करें। 5 rounds more, 5 4 3 2 and 1। शाबाश। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर प्रेस। 1 2 3 गो। 10 reps करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। शाबाश। ओके, इसके साथ हम करेंगे सिंपल प्लैंक फॉर 10 seconds। 1 2 3 hold it। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
एंड 1 शाबाश रेस। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल लैटरल रेज, और जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे इसके आपने 3 सेट्स करेंगे। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल लैटरल रेज। परफेक्ट बॉय, रिलैक्स योर नेक मसल। ओके शाबाश। लैटरल मूवमेंट में जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा लैटरल मसल यूज हो रहा होता है, मतलब मीडियल जो सेंटर वाला हमारे शोल्डर का मसल है, ये इसकी एक्सरसाइज है। शाबाश। 5 रेप्स मोर, 8, 2 मोर, 1 एंड 2, शाबाश। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अब्डोमिनल की करेंगे साइड प्लैंक। ओके 1 2 3 एंड गो, शाबाश। ये आपके लोअर बैक की है, अब्डोमिनल की है, इसके अलावा आपका इसके अंदर शोल्डर कोर मसल इन्वॉल्व हो रहा है, आपके ग्लूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, चलो बॉय स्टैंड अप। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे डंबल फ्रंट रेज। 1 2 3 एंड गो। चलो 10 9, जैसे मैं आपको बार कह रहा हूँ कि नेक को रिलैक्स आपने रखना है, अननेसेसरी मसल्स को एंगेज नहीं करना, जिस मसल की एक्सरसाइज है उस पर फोकस करेंगे। चलो हाउ मेनी रेप्स? 5 6 7 बॉय, 8 9 एंड 10, शाबाश। दूसरी तरफ आएंगे प्लैंक, जिस तरह उन्होंने प्लैंक किया था उसके ऑपोजिट साइड पे करेंगे। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8, एक्सेलेंट रेस। 7 6 5 4 3 2 एंड 1, चलो बॉय। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है शोल्डर की बेंट ओवर लैटरल रेज। ओके रेज स्टार्ट करते हैं बेंट ओवर लैटरल रेज। 10 रेप्स करेंगे, शाबाश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, शाबाश। ओके इसके साथ करेंगे लेग लिफ्ट और होल्ड, हैंड इसके नीचे रखेंगे, सपोर्ट करेंगे लोअर बैक को, और 1 2 3 होल्ड इट, नीचे क्लोज टू द फ्लोर, क्लोज टू द फ्लोर, मोर डाउन मोर डाउन मोर डाउन। ओके ओपन योर लेग्स, मोर, शाबाश। होल्ड इट, होल्ड फॉर 10 सेकंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, perfect race। next exercise, last one, the 5th one। okay next exercise करेंगे shrugs करेंगे शोल्डर के लिए, trapezius मसल के लिए। 1 2 3 go, again relax your neck, bend नहीं करेंगे, neck को सीधा, posture सीधा, go। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, perfect race। last exercise abdominal की 5th one is simple crunch करेंगे और आप होल्ड करोगे, फाइन। डंबल को साइड से होल्ड करें, ओके आप मोर अप, होल्ड इट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा। चलो 10 9 8 7 6 5, शाबाश बॉय, 4 3, हाँ जी और सुने यार, क्या दिन कैसा रहा आपका? 5 4 3 2 and 1, एक्सेलेंट रेस। ये था हमारा आज का वर्कआउट, जिसके अंदर हमने 10 एक्सरसाइज की हैं, 5 अब्डोमिनल की हैं और 5 ही हमने शोल्डर की हैं, उसके हमने 3 सेट करने हैं। और रिजल्ट्स क्यों नहीं आएगा अगर आप सही तरह एक्सरसाइज करोगे, डाइट प्रॉपर्ली करोगे। अपना फीडबैक लाजमी दें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद थे। सो आप अपना ख्याल रखिएगा, आपकी फीडबैक, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ज़ुहैब हमें ज़बरदस्त टिप्स देते रहते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टिप चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज करें। सो आप तक हम वो ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।